ओके दोस्तों, अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज द फ्रिक्शन इन पुली। अभी तक जो हमारा पुलिस थे वो सारे के सारे परफेक्टली स्मूथ पुली हुआ करता था, ठीक है। अब पुलिस हमारे लाइट होते थे एंड जो हमारा स्ट्रिंग होते थे वो हमारा आइडियल होते थे, यानी स्ट्रिंग भी हमारा लाइट और कंप्लीटली स्मूथ होते थे, ठीक है ना। अब जो है यहां पर मेरा स्ट्रिंग जो है वो तो मेरा लाइट है अभी भी, लेकिन जो मेरा पुली है उस पुली का सरकमफेरेंस इज रफ इन नेचर। वहां पर कोई भी कांटेक्ट हो तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल्स टू म्यू। स्टैटिक और काइनेटिक दोनों का मैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को इक्वल मान लिया। देन वी हैव टू फाइंड जो अगर इस डायरेक्शन में ये स्लिप हो रहा है और ये वाले पॉइंट का टेंशन अगर T2 है और ये वाला पॉइंट पे टेंशन अगर T1 है, अच्छा ऑब्वियसली बात है जो टेंशन का वेरिएशन होगा वो एक बार मेरा फ्री स्ट्रिंग बन जाए, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा लाइट है उस पर कोई वेरिएशन नहीं होगा, तो बेसिकली जो कांटेक्ट है उसी के अलोंग मेरा टेंशन का वेरिएशन होने वाला है। तो मुझे T2/T1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले वी हैव टू रियलाइज वन थिंग, क्योंकि स्लिप मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है तो T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1 as T2 must overcome T1 as well as friction between pulley and द स्ट्रिंग। T2 का वैल्यू सबसे पहले जो है वो हमारा डेफिनेटली उससे ज्यादा तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जो हमारा कांटेक्ट है, ये वाले कांटेक्ट में इन कांटेक्ट T1 is a minimum tension and as we move, tension increases to the maximum value of T2, which is the maximum tension. ठीक है, तो अब मैं इसका वैल्यू किस तरीके से निकालूंगा उस चीज के बारे में एक बार के लिए समझते हैं, ठीक है। सो मान लो यहां पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, यहां पर मैंने एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लिया और वो वाला छोटे टुकड़े को अब मैं बड़ा कर कर देखता हूं। ध्यान देना, ये जो मेरा छोटा सा टुकड़ा है, मान लो ये इसके सेंटर पे एंगल बनाता है डी थीटा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? एक तो मेरा इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T, और दूसरा ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड साइड में टेंशन थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसका टेंशन होगा T+dt। यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा Dn, और क्योंकि ये मेरा लेफ्ट की तरफ स्लिप हो रहा है पार्टिकल, तो इसके ऊपर एक टुवर्ड्स राइट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि हमारा काइनेटिक नेचर का होगा। तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा dF, that dF can be simply written as a mu into Tn. That dF can be simply written as mu into Tn. ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, स्ट्रिंग is massless. That simply implies net force on any element that must be equals to 0. स्ट्रिंग हमारा लाइट है और लाइट होने के कारण
कोई भी अगर मैं एलिमेंटल टुकड़ा में काटता हूं तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो हमारा जीरो ही होना चाहिए। F इक्वल्स टू ma के फंडे से whatever be the acceleration, as m is 0, the net external force that is acting on it has to be equals to 0. ठीक है। So यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या किया, इसको मैंने इक्वली डिवाइड किया था। ये d थीटा बाई 2 है, दिस एंगल इज d थीटा बाई 2 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो d थीटा बाई 2। तो मैं यहां पर टेंशन को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये d थीटा बाई 2 तो ये d थीटा बाई 2, तो दिस एंगल इज d थीटा बाई 2 एंड यहां पर भी ये वाला जो एंगल आएगा मेरा, दैट एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू d थीटा बाई 2। ये दोनों एंगल भी जो होगा ये मेरा d थीटा बाई 2 होगा और ये भी मेरा d थीटा बाई 2 ही आने वाला है। ठीक है। सो अगर मैं वर्टिकल के बारे में देखूं तो मैं dn क्या लिख सकता हूं, dn में क्या लिख सकता हूं, t साइन d थीटा बाई 2, राइट, इसके कारण प्लस t प्लस dt इंटू साइन d थीटा बाई 2। And as d theta is very small, this can be approximated as t into d theta by 2 plus t plus dt into d theta by 2. Now try to realize dt into d theta will be an extremely small quantity. For any practical purposes, we can neglect it. So this will simply come out to be approximately t d theta. तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स है dn, उसका वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगा t इंटू डी थीटा, राइट। ओके, सो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा df, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू dn एंड दैट कैन बी रिटन एज ए म्यू t इंटू डी थीटा। दैट इज सिंपली व्हाट आई कैन राइट। ठीक है। अच्छा, मैं डीएफ के बारे में और क्या लिख सकता हूं, ध्यान दो। अच्छा, एक चीज मैं लिख सकता हूं या नहीं, जो इसका नेट हॉराइजेंटल फोर्स है वो भी मेरा बैलेंस होना चाहिए। तो t प्लस डी टी इंटू कॉस डी थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू t कॉस डी थीटा बाई 2 प्लस df। जो हमारा नेट हॉराइजेंटल फोर्स है वो भी तो बैलेंस होना चाहिए, तो सिंपली मैं इस चीज के बारे में लिख सकता हूं। सो बिकॉज डी थीटा इज वेरी स्मॉल, इसको मैं 1 पर अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं। इसको यहां पर लेकर आ जाओ तो dt विल बी इक्वल्स टू df, दैट इज इक्वल्स टू म्यू t इनटू डी थीटा। So what I get is dt by t is equals to mu d theta. So the fractional change in tension due to the small angular change will be simply given as the coefficient of friction into the angular change. So that is the main guiding relation, the differential relation between the two tensions. And now it's pretty simple. I have to integrate theta from 0 to theta, and at initially when it was 0, the tension was T1, and when it moves to the theta, then it becomes T2. So what I can write is integral T dt will be mu integral d theta. When theta was 0, this tension was at T1. And when it is theta, the tension is T2. तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा, यहां पर अगर मैं इंटीग्रेट करूं ln T2 by T1, that is equals to mu theta.
So what I can write is T2 is equals to T1 into e to the power of mu theta. So that is the relation between the two. कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाओगे जो किस तरफ ज्यादा होगा किस तरफ कम होगा, तो ध्यान देना, टेंशन इज ऑलवेज मोर, टेंशन इज ऑलवेज मोर in the direction of slip. जिस तरफ स्लिप कर रहा है उस तरफ टेंशन हमेशा ज्यादा रखना है। एंड e टू द पावर म्यू थीटा का जो क्वांटिटी है वो ध्यान दो, क्योंकि म्यू हमारा जीरो नहीं है, ये वाला क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो दैट इज अ रिलेशन दैट वी हैव टू नो। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन वाला पुली का मेन कॉन्सेप्ट है। एक बार ये वाला रिलेशन मुझे मालूम पड़ जाए तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। क्वेश्चंस इसके ऊपर जो भी आएंगे वो बहुत ही ज्यादा हमारा सिंपल आने वाला है। किस तरीके का होगा देख लो। जो पहला क्वेश्चन है, मान लो ये वाला है, जो मेरे पास एक रफ पुली है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है मेरा म्यू। अच्छा, यहां पर मास है कैपिटल एम और यहां पर मास जो है वो है मेरा स्मॉल एम। दोनों हमारा वर्टिकली लटका हुआ है, दोनों जो है वो मेरा वर्टिकली लटका हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा म्यू का वैल्यू है, टेक द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल्स टू 1/पाई। द वैल्यू ऑफ म्यू इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 1/पाई, राइट। सो फाइंड पहले क्या फाइंड करूंगा, कैपिटल M by small m for which no slip occurs। कोई भी प्रकार का जो स्लिपिंग है वो स्लिपिंग हमारा हो ही ना। Obviously we are going to get a range for it, find that range of values। ठीक है, दूसरा, कैपिटल M अगर मेरा स्मॉल m हो, कैपिटल M मान लो मेरा 2m हो, फाइंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग। Find the frictional force that is acting on the string। And in the third case, कैपिटल M अगर मेरा 3m हो, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का हमारा एक्सीलरेशन जो है वो हमारा कितना होने वाला है, उस चीज को हमें निकालना है। अच्छा, यहां पर ये चीज प्रेटी एविडेंट है, ये वाला चीज हमारा प्रेटी एविडेंट है। जो ये वाला जो मेरा एंगल है, दैट एंगल इज पाई, क्योंकि आधा सरकमफरेंस हमारा कवर करेगा। तो हम एक चीज तो पहले लिख देंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज पाई। ठीक है, समझ में आया? सो if slip occurs तो T2 का वैल्यू जो होगा वो होगा T1 e to the power mu theta। Theta is pi and mu is 1/pi, so that will be equals to E into T1। अगर स्लिपिंग होता है तो
इन दैट केस मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं ये हमेशा होगा, अगर स्लिपिंग होता है तो दोनों टेंशन में ये रिलेशन हमारा होगा, T2 मस्ट बी इक्वल्स टू E इंटू T1। ठीक है, अच्छा नाउ इफ स्मॉल m इज ग्रेटर देन कैपिटल M, ठीक है, स्लिपिंग टेंडेंसी, जो मेरा स्लिपिंग टेंडेंसी होगा इज जस्ट इज टुवर्ड्स राइट, जो मेरा स्लिपिंग टेंडेंसी होगा वो मेरा टुवर्ड्स राइट होने वाला है। अगर स्मॉल m मेरा ग्रेटर देन कैपिटल M होगा तो स्लिपिंग टेंडेंसी मेरा टुवर्ड्स राइट होगा। मैं एक बार भी नहीं बोल रहा हूं तो स्लिप हो पाएगा, क्योंकि टेंशन के बीच में एक रिलेशन जो है वो हमारा है। ठीक है, समझ में आया? सो यहां पर जो सिनेरियो होगा, अगर ये स्लिप करता है तो ये इस डायरेक्शन में स्लिप करेगा ना। यहां पर जो है, यहां पर कैपिटल M है और यहां पर हमारा स्मॉल m है, एंड स्लिपिंग इस तरीके से ऑकर होगा तो यहां का टेंशन जो होगा वो मेरा T2 है और यहां पर जो है वो मेरा T1 है। ठीक है, एंड यहां पर ध्यान देना ये मेरा T2 है और ये भी मेरा T1 है। अच्छा, जस्ट स्लिपिंग का कंडीशन क्या होगा? फॉर जस्ट स्लिपिंग इन दोनों का एक्सीलरेशन प्रैक्टिकली 0 होना चाहिए, यानी T2 मेरा mg होना चाहिए और T1 मेरा कैपिटल mg होना चाहिए। T2 मेरा स्मॉल mg होना चाहिए, इससे थोड़ा सा भी और स्मॉल कैपिटल M मेरा छोटा हुआ तो ये तुरंत स्लिप करके आगे निकल जाएगा, इट विल हैव सम एक्सीलरेशंस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वहां पर ये कंडीशन पर पुट करते हुए मैं लिख सकता हूं mg विल बी इक्वल्स टू E कैपिटल mg। तो कैपिटल M बाई स्मॉल m हमारे पास आ जाएगा 1/E। जब 1/E होगा तो वहां पर जस्ट स्लिपिंग का टेंडेंसी हमारा क्रिएट होगी, यानी वो जस्ट स्लिप करेगा विथ प्रैक्टिकली 0 एक्सीलरेशन। तो ध्यान देना, इफ कैपिटल M बाई स्मॉल m, ठीक है, ग्रेटर देन 1/E हो, ठीक है, देन नो स्लिप। ठीक है, अगर कैपिटल M इससे भी बड़ा, मतलब कैपिटल M बाई स्मॉल m जो है वो 1/E से बड़ा होगा, तो इन दैट केस कोई भी टाइप का स्लिपिंग हमारा नहीं होगा। हाँ, स्लिपिंग जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में होने है उस कंसिडरेशन पे। ठीक है, अच्छा, ऑन द अदर हैंड इफ कैप स्मॉल m इज लेस देन कैपिटल M, तो स्लिपिंग टेंडेंसी इज टुवर्ड्स लेफ्ट। यहां पर जो मेरा स्लिपिंग टेंडेंसी होगा वो तो मेरा लेफ्ट की तरफ होगा। और अब जो होगा बस बाकी सिनेरियो को बदल दो, T2 will be equals to capital mg and T1 will be equals to small mg for just slipping। जस्ट स्लिपिंग होने के लिए ये कंडीशन होना पड़ेगा। तो यहां पर मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो कैपिटल mg विल बी इक्वल्स टू E इंटू स्मॉल mg। तो कैपिटल M बाई स्मॉल m
इज इक्वल्स टू E। ठीक है, तो यहां से भी हम सिंपल सा बात बोल सकते हैं, इफ कैपिटल M बाई स्मॉल m इज लेस देन E, ठीक है, देन नो स्लिप। राइट, तो ये दोनों कंडीशन को साथ में इक्वेट करके बोल सकते हैं, therefore capital M by small m belongs to 1 by E to E for no slipping to occur। इससे छोटा होगा तो लेफ्ट की तरफ स्लिप का हमारा जो है ये राइट की तरफ स्लिप कर जाएगा, अगर उससे बड़ा होगा तो मेरा लेफ्ट की तरफ स्लिप कर जाएगा। बट इन दोनों का वैल्यू अगर इस रेंज के अंदर हो, ई जो होता है वो हम जानते हैं 2 और 3 के बीच का एक नंबर है, ठीक है, सो इन दैट केस हमारा स्लिपिंग जो है वो हमारा ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, लेट्स सी सेकंड पार्ट में क्या बोला है, कैपिटल M बाई स्मॉल m इज इक्वल्स टू 2, so that lies in the interval 1 by E to E, क्योंकि 2 जो है वो तो मेरा E से छोटा ही है, that implies no slipping। Okay, now ऑब्वियसली बात है यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम है, स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये इक्विलिब्रियम है, तो यहां का जो टेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का वो है मेरा 2mg, और यहां का जो टेंशन है दैट विल बी इक्वल्स टू mg। तो ये वाले धागे पे अगर मैं धागे के अलोंग देखूं, ये वाले पे अगर मैं धागे के अलोंग देखूं तो नेट फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अलोंग टेंजेंट ऑफ द पुली। अगर ध्यान देना यहां पर जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा वो तो हमारा अगर x और y पे देखने जाओगे वहां पे तो हमें कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना पड़ेगा, बट फ्रिक्शन फोर्स यहां पर कहीं पर भी होगा, इसका स्लिपिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट है तो फ्रिक्शन जो है उसको रोकेगा, यानी किसी भी पॉइंट पे फ्रिक्शन जो होगा वो हमारा इस तरीके से टेंजेंशियल होने वाला है। तो मैं बेसिकली वो नेट टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड जो है उसको लेकर मैं इंटरेस्टेड हूं। एंड ध्यान देना क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के बारे में अगर मैं देखूं तो दैट विल बी नथिंग बट, मानते हो या नहीं, 2mg माइनस mg, दैट विल बी इक्वल्स टू mg। किसी को भी डाउट हो रहा है तो एक काम करो, स्ट्रिंग को खोल दो और उसको पूरा हॉराइजेंटली लेकर आ जाओ। जो लेफ्ट वाला, जो लेफ्ट है यहां से लग रहा है 2mg, जो राइट वाला पॉइंट है वहां से मेरा लग रहा है mg, और ये वाला पार्ट जो है ये तो मेरा रफ सरफेस के ऊपर है, यहां पर हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। इतना टुकड़े का नेट मास, नेट फोर्स जो होना चाहिए वो हमारा 0 होना चाहिए, क्योंकि मास तो हमारा है नहीं, तो फ्रिक्शन F जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू mg। और नेचर ऑफ द फ्रिक्शन क्या होगा, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जो हमारा फ्रिक्शन का नेचर होगा वो होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इन द थर्ड केस कैपिटल M बाई स्मॉल m दैट इज इक्वल्स टू 3,
and that is greater than E, तो slipping occurs to left, और जैसे ही एक बार स्लिपिंग हो जाएगा तो दोनों टेंशन में रिलेशन आ गया है। अगर मैं लेफ्ट का टेंशन को T2 बोलता हूं तो T2 will be simply equals to ET1। अच्छा, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो सेम होना ही पड़ेगा, अदरवाइज धागा जो है वो हमारा टूट जाएगा। तो कैपिटल M जो है वो तो मेरा डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, ऊपर लग रहा है T2 विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ A, और स्मॉल m के ऊपर अगर मैं देखूं ऊपर लग रहा है T1, यहां पे लग रहा है mg, ये मेरा अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा A। तो दोनों का जो इसमें अगर इक्वेशन बनाओ तो कैपिटल mg माइनस T2 कैपिटल ma, ये मैं लिख सकता हूं, एंड T1 माइनस स्मॉल mg इक्वल्स टू स्मॉल ma। बट T2 जो है वो मेरा ET1 है, तो सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला इक्वेशन को E से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। सो ET1 और T2 तो हमारा कट हो जाएगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कैपिटल M माइनस E स्मॉल m इंटू G कैपिटल M प्लस E स्मॉल m इंटू A, ये हमारे पास आ जाएगा। बट कैपिटल M को जो है वो मैं लिख सकता हूं 3 स्मॉल m, तो यहां पर हम इसको अगर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस E स्मॉल m इंटू G 3 प्लस E स्मॉल m इंटू A। तो यहां पर m काट के खुश हो जाओ, तो एक्सीलरेशन A हमारे पास सिंपली आ जाएगा 3 माइनस E बाई 3 प्लस E इंटू G। ठीक है, एंड बाय द वे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा that will be simply equals to T1 minus T2 minus T1, again along the circumference. I'm talking about the net magnitude addition along the tangential direction, and that will be E minus 1 into T1, and that will be equals to E minus 1 m G plus A. Substitute the value of A to get the net value of the frictional force. बाय द वे कितना आएगा, नीचे 3 प्लस E तो मेरा कॉमन जाएगा, तो ऊपर E कटेगा तो 6 हो जाएगा हमारे पास। सो इट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 6 E माइनस 1 mg divided by E plus 3. That will be the net frictional force that will be acting on it. और ध्यान देना ये वाला फ्रिक्शन फोर्स जो होगा this will be kinetic in nature. ये वाला फ्रिक्शन जो होगा वो हमारा काइनेटिक इन नेचर होगा। सो ये वाले क्वेश्चन के थ्रू मैंने सारे के सारे जो चीजें बन सकती है इसके रिगार्डिंग वो मैं एनालाइज करके तुम्हारे सामने दे दिया हूं। बस यहां पर जो रेंज निकाला हूं उस पर ध्यान देना, दोनों तरफ के स्लिपिंग टेंडेंसी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, एंड ये वाले पे क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट दोनों अलाउड है। इट ऑल डिपेंड्स तुम लिमिटिंग को कहां पर गिन रहे हो, स्टैटिक पर या काइनेटिक पर। ठीक है, वो एक कंट्रोवर्शियल चीज है, मैं उस चीज पर जा नहीं रहा हूं। एग्जैक्टली लिमिटिंग वैल्यू पे क्या होगा बहुत मुश्किल है बोलना। स्टैटिक रहेगा बट हल्का सा भी डिस्टर्बेंस उसको काइनेटिक पर लेकर आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है कोएफिशिएंट वाइज। ठीक है, सो यहां पर क्लोज्ड और ओपन दोनों आंसर ही सही है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरप्रिटेशन। इस चीज के रिगार्डिंग कोई ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, ये वाला देखो,
मेरे पास एक ऐसे सिलिंड्रिकल पुली है और इस सिलिंड्रिकल पुली के ऊपर जो मेरा रोप है, मेरा जो स्ट्रिंग है वो मेरा इस तरीके से रैप्टअप है। दो मेरे पास ऐसे कंप्लीट टर्न है, दो तो मेरे पास कंप्लीट टर्न है, फिर एक तरफ से मेरा मास 2m बाहर निकल रहा है और एक तरफ से जो है मेरा मास m बाहर निकल रहा है। ये वाला सिस्टम जो है वो मेरा वर्ज ऑफ स्लिपिंग पर है। जो हमारा स्ट्रिंग है दैट स्ट्रिंग इज गिवन टू बी कंप्लीटली लाइट। तो सवाल यहां पर ये है, हमें म्यू का वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट? तो ध्यान देना, जो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, दो कंप्लीट एंगल तो 2 इंटू 2 पाई प्लस उसके बाद जो है मेरा एक दोनों तरफ लटकने के लिए हाफ कांटेक्ट तो होना ही पड़ेगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू। दो कंप्लीट टर्न है उसके अंदर तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई। देखो एक बार पूरा यहां से कोई ऐसे चालू करो, यहां से लटक रहा है मान लो, तो ये यहां पर हाफ पे पाई पे आएगा, वो नहीं करना है। पूरा एक राउंड मैंने मार दिया, 2 पाई हो गया। फिर एक पूरा टर्न मार दिया, 2 पाई हो गया। तो अभी जो मेरा एंड पॉइंट है वो स्मॉल m की तरफ ही तो है। फिर मैं एक कंप्लीट आधा टर्न मार के यहां से 2m को लटकाया, तो 2 पाई 2 पाई, फिर यहां से यहां तक का पाई, जो टोटल एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 पाई। ऑब्वियसली 2m वाला जो है उसका टेंशन यहां पर है T2, यहां पर है T1। क्योंकि एक चीज बोला हुआ है, जो ये हमारा वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे है, तो जस्ट स्लिपिंग के केस में हम 3 चीजें लिख सकते हैं। T2 जो होगा दैट विल बी 2mg, T1 जो होगा वो होगा मेरा mg एंड T2 विल बी T1 e टू द पावर ऑफ म्यू थीटा। राइट, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, 2mg विल बी इक्वल्स टू mg e टू द पावर म्यू इंटू 5 पाई। सो ln2 इज इक्वल्स टू 5 म्यू पाई। तो मेरे पास म्यू की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ln2 डिवाइडेड बाय 5 पाई। म्यू विल बी ln2 डिवाइडेड बाय 5 पाई। सो दैट इज द कंडीशन यहां पर हम देख सकते हैं। अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा तो वो भी हम निकाल देंगे। T2 minus T1 will be the net frictional force. T2 minus T1 will be the net frictional force that will be equals to mg। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा, ज्यादा इस पे कोई वेरिएशन नहीं आ सकता है। ठीक है, पुली अगर स्ट्रिंग को मास दे देगा तो इन दैट केस उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल रहता है, मैथमेटिकली वो प्रैक्टिकली अनडूएबल बन जाता है। तो वी आर कंप्लीटली नेग्लेक्टिंग दैट पार्ट। ठीक है, एंड बाकी जो एनालिसिस है वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। ओके।